नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या करें, केबीएस जो हमारा अभी एग्जाम नजदीक आ गया है उसका जो प्रैक्टिस सेट हम उसको देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं कैसे कैसे आपके जो सीडीपी शिक्षण शास्त्र में जो आपके प्रश्न आते हैं हम उसको देख रहे हैं, कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, हम उसको क्या करें लाए हैं। तो उस तरीके से आप उसको एक एक प्रश्न को देखते चलिए और उसको सॉल्व करते चलिए, देखते कैसे कैसे प्रश्न आपको शिक्षण शास्त्र में मिल रहे हैं, जो अभी की काफी अच्छे अच्छे प्रश्न कलेक्शन करके लाए हुए साथियों, क्योंकि आपकी परीक्षा की तिथि भी नजदीक है। इसी क्रम में आप लोग एकदम मेहनत दोगुनी कर दीजिए और लगे रहिए साथियों, हमारे साथ एकदम जुड़े रहिए। चलिए नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा मोटिवेशन थॉट क्या है। सोच का ही फर्क होता है वरना समस्याएं, सोच का ही फर्क होता है वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि क्या करती हैं, मजबूत बनाती है साथियों। इसीलिए एकदम सोचिए मत, एकदम लगे रहिए कि हाँ हमको ये चीज करना ही करना ही, क्योंकि कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए हम लोग चलते आगे, देखते हमारा प्रश्न क्या है, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है देख लेते हैं साथियों। दिया है कार्य शिक्षा विषय की जानकारी और समझ विद्यार्थियों को मदद करती है। कार्य शिक्षा विषय की जानकारी और समझ विद्यार्थियों को किस चीज में मदद करती है। ऑप्शन ए दिया है किसी भी कार्य को करने की योजना बनाने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को समझने के लिए। ऑप्शन बी है सामाजिक कार्य करने के लिए विभिन्न तरीकों को जानने में। ऑप्शन सी है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कपड़े, आश्रय, मनोरंजन, सामाजिक सेवा के संबंध में समुदाय की जरूरतों की पहचान करने में। ऑप्शन डी हमारा है सामाजिक कार्य करने की प्रणाली में स्वयं को परिचित कराने में। तो इसमें किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, कार्य शिक्षा विषय की जानकारी और समझ में एक विद्यार्थी कैसे मदद करती है। तो किसी भी कार्य करने की योजना बनाने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ये तो करती है साथियों, सामान्य कार्य ये भी करता है और ये भी लेकिन सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, एक विद्यार्थी को हम क्या करेंगे, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कपड़े, आश्रय, मनोरंजन आदि चीजों की सामाजिक सेवा के संबंध में उसकी जरूरतों के बारे में हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे। तो सबसे सटीक सभी ऑप्शन सही थे साथियों, लेकिन सबसे सटीक उत्तर अगर इनमें से हम कहा जाए तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कपड़े, आश्रय, मनोरंजन इत्यादि के साधन उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय आदर्शवाद सिद्धांतों का पालन करने का उद्देश्य क्या है। क्या साथियों, पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय आदर्शवाद सिद्धांतों का उद्देश्य पालन करने का उद्देश्य क्या है साथियों, देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया है शिक्षार्थी के देखने के तरीके में परिवर्तन और अनुशासन में कार्य करना। ऑप्शन बी को देखते हैं साथियों, एक संवाद सीखने वाले को एक संवादात्मक सहयोग होती है। सी दिया है छात्र अतीत के नायकों की बुद्धिमत्ता सीखते हैं और दिमाग अंतःक्रिया प्रक्रियाओं को तेज करते हैं। ऑप्शन डी दिया है किसी जटिल समस्या या परिदृश्य से जुड़ा होता है। तो पाठ्यक्रम डिजाइन हम लोग करते समय क्या होता है साथियों, हम ये जटिल चीजों की बात नहीं करते हैं, एक संवाद सीखने वाले संवाद सहयोग आवश्यकता होती, कुछ हद तक सही है साथियों। लेकिन अगर सबसे सटीक उत्तर हम कहें हमारा सी ऑप्शन जो दिया हुआ क्या, छात्र अतीत के नायकों की बुद्धिमत्ता सीखते हैं और दिमाग अंतःक्रिया, अगर कोई चीज वो खुद से क्रिया करके किसी भी प्रकार को अगर वो अपने ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर उसको सीखेंगे तो वो कोई भी चीज, अगर आदर्शवाद क्या कहता है, बच्चों को यही कहता है ना कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए और उसमें जो चीजें उसका अवलोकन करके उस चीज को क्रियाओं को आप कर सकते हैं। हमारा सी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है साथियों। दिया ऑप्शन ए दिया पूर्व बाल्यावस्था को, बी है उत्तर बाल्यावस्था को, सी है शैशवावस्था को, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खिलौने की आयु आपको किसे कहा जाता है, आपको पता होगा पूर्व बाल्यावस्था हम लोग क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था भी इसी को कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था भी इसी कहते हैं, जो हमारी कितने से कितने वर्ष चलती है, कितने से कितने वर्ष चलती है साथियों, 2 से 6 वर्ष तक ये क्या होती चलती है, 2 से 6 वर्ष तक ये चलती है। तो हम पूर्व बाल्यावस्था क्या कहते हैं, खिलौने की आयु। बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्व खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूची में गतिविधियों का सबसे उपयुक्त सेट चुने जिसके लिए रिकॉर्ड्स के संरक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बात करता है साथियों निम्नलिखित में से उन गतिविधियों को चुनना, उन सेट को चुनना है जो रिकॉर्ड के लिए किसी संरक्षक को क्या होता है,
जिम्मेदार ठहराया जाता है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है, पहले क्या कैसे कैसे इसके क्रम होते हैं, क्या रख रखाव होता है, अवधारण होता है, स्थानांतरण, निपटान या फाइलिंग होती है। ये क्रम चलता है कि पहले रख रखाव होगा, स्थानांतरण होगा, फाइलिंग होगा, निपटान होगा। ऑप्शन सी हमारा है रख रखाव, अवधारण, स्थानांतरण, फाइलिंग, निपटान। ऑप्शन डी हमारा है रख रखाव, स्थानांतरण, निपटान, फाइलिंग। तो साथियों इसमें आपको पता होगा जैसा कि इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, कोई भी चीज का रख रखाव होता है, उसके बाद अवधारण होता है, इसके बाद स्थानांतरण होता है, फिर निपटान किया जाता है, फिर फाइलिंग। कोई भी चीज का क्या करेंगे, पहले रख रखाव करेंगे, फिर एक अवधारणा बनाएंगे, फिर उसका स्थानांतरण एक देगा, फिर उसमें जो चीजें रहेंगे उसका निपटान, फिर लास्ट हमारी फाइलिंग तैयार होती है। तो सबसे सटीक उत्तर अगर कहें साथियों हमारा ए ऑप्शन में जो दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। रख रखाव, अवधारणा, स्थानांतरण, निपटान और फाइलिंग, हमारा ए ऑप्शन जो होगा सबसे सटीक वही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में प्रमुख अंतर क्या है। पूछा है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। ऑप्शन ए दिया है, सामाजिक विज्ञान मानवीय कार्यों का ज्ञान देता है, जबकि सामाजिक अध्ययन मनुष्य और समाज में अंतर्दृष्टि देता है। सामाजिक विज्ञान क्या करता है, मानवीय कार्यों का ज्ञान देता है, और सामाजिक अध्ययन मनुष्य और समाज में अंतर्दृष्टि करता है। बात सही साथियों। अब दूसरा देखते हैं, सामाजिक विज्ञान वयस्क दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सामाजिक अध्ययन बाल दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी बातें सही है कि सामाजिक विज्ञान क्या करता है, आपका वयस्क जो होते हैं उनके दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है, प्रतिनिधित्व करता है, और जो सामाजिक अध्ययन होता है ये बाल दृष्टिकोण, बच्चों के दृष्टिकोण के बारे में प्रतिनिधित्व करता है। ये भी बातें आपकी सही है। अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान चुनिंदा शिक्षण भाग मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि सामाजिक अध्ययन मानव संबंध के बारे में सच्चाइयों की खोज करता है। तो ये चीजें आपकी क्या है साथियों, गलत। चुनिंदा शिक्षण भागों में मार्गदर्शन प्रदान करना ये क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में नहीं होता साथियों, बल्कि सामाजिक अध्ययन इस चीज को करता है। तो इसमें उल्टा कर दिया दोनों को, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यही क्या होगा, गलत होगा। देखते हैं, 1 और 2 सही है, 1 और 2 गलत है, 3 सही है। ये तो ऐसे गलत हो गया है, 1 और 1 सही है लेकिन 2 तथा 3 सही नहीं। ये साथियों यहाँ पर आ गया आपका, ये 1 2 सही है लेकिन क्या होगा, 3 सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, लेकिन 3 सही नहीं है। ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे आ गई थी साथियों। क्या होगा हमारा ऑप्शन सी वाला जो दिया है, 1 और 2, आप लोग देख रहे होंगे 1 और 2 सही, लेकिन क्या होगा 3 ऑप्शन जो हमारे तीसरा ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, सी वाला है। 1 और 2 सही लेकिन 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए दिया है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। बी दिया है, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार होते हैं। सी दिया है, सभी विचार जो दृढ़ता द्वारा बच्चों द्वारा अर्जित की जाते हैं। और सी डी दिया है, विज्ञान भौतिक घटनाओं का पाठ पुस्तक अस्तित्व। तो वैकल्पिक ढांचे की बात करता है, उसमें क्या होता है साथियों, विभिन्न भौतिक घटनाओं का क्या होता है, पाठ पुस्तक स्पष्टीकरण होता है। ये बात आपकी नहीं होती है, ये भी नहीं होती साथियों, बल्कि सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें वही बात कही जाती है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से किसी स्वीकृति को स्पष्टीकरण करते, हमारे आदान प्रदान, हमारे विचार जो होते हैं वही क्या होता है, सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत बहुत बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। भारत में क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, विशेषकर जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में वापस जाने के बाद अपने घर का जो कार्य होता है उसको करती है। आपके विचार से इन संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने ट्यूशन नहीं लगवाना साथियों। बी दिया है, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए, हम कठोर दंड नहीं दे सकते। तो ये भी आपका गलत हो गया, ऊपर वाला तो ऐसे ही गलत। सी दिया है, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। और डी देखते हैं, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें। तो ये सब चीजें नहीं होती साथियों। अगर हम क्या कहें, अगर विद्यालय में क्या एक बच्ची क्या होती है, जैसे घर से कार्य करके जाती है, विद्यालय से आने के बाद अगर कार्य करे, एक शिक्षिका के रूप में आप उसको गृह कार्य के रूप में कैसे देंगे। तो शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों से क्या होता है, उनके घरेलू जीवन से जोड़ता हो।
कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं, अगर कोई भी गृह कार्य आप दे रहे हैं तो बच्चे क्या उसके घरेलू जीवन से अगर वो जोड़कर उसको करेंगे तो सीखने में आसानी भी होगी और वो कोई भी क्रिया करके उसको कर भी सकते हैं अच्छे से। तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गयने निम्न में से किससे संबंधित है? गयने निम्न में से किससे संबंधित है? दिया है अधिगम का श्रेणी क्रम, बी है अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत, सी है अधिगम का मूल्यांकन और डी है अधिगम का प्रबंधन। तो गयने का आपका अच्छे से पता भी होगा साथियों, इन्होंने क्या दिया है, अधिगम का श्रेणी क्रम। इन्होंने क्या बांटा है, 8 भागों में अपने उसको बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। 8 भागों में इन्होंने अलग अलग करके बांटा है। क्या? वो अधिगम का श्रेणी क्रम। एक श्रेणी इन्होंने 8 श्रेणियां बनाई, तो उस श्रेणी क्रम सिद्धांत जो है ये अधिगम का श्रेणी क्रम, ये किससे जुड़ा है आपके? तो रॉबर्ट गयने से, रॉबर्ट मिल्स गयने जो है उनसे ये जुड़ा हुआ है। हमारा ए ऑप्शन जो दिया है वही सही है। पूरा नाम इनका क्या है? रॉबर्ट मिल्स गयने। इनका सिद्धांत का अधिगम का श्रेणी क्रम, इन्होंने अपने सिद्धांत को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? ऑप्शन ए दिया है पावलोव ने, पावलोव ने। ऑप्शन बी है स्किनर ने, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी है कोहलर ने। तो साथियों सीखने के नियम आपको अच्छे से पता होगा किसने दिया है। तो ये आपके किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इन्होंने क्या बताया साथियों? मुख्य नियम तीन इन्होंने मुख्य नियम बताया है। कितने मुख्य नियम बताए? 3 और 5 गौड़ नियम बताए हैं। ठीक है, तो इसमें सीखने का अगर बात करें, सीखने का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने है। 3 मुख्य नियम में आपका कौन सा है? तत्परता, प्रभाव और प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम है। इसके बाद 5 गौड़ नियम में इन्होंने क्या बताया है? एक एक करके बताया है। इसके बाद 3 मुख्य नियम और 3 मुख्य नियम है, 5 गौड़ नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान, कौशल, कोई भी चीज सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में सीखना क्या कहलाएगा? क्या वो प्रेरणा कहलाएगा? प्रेरणा तो होता साथियों, क्या हम आंतरिक रूप से किसी भी चीज को अगर प्रेरित करें तो प्रेरणा होता है। ये हो गया। सीखने का स्थानांतरण होगा कि भग्नाशा होगा कि चिंता होगी? ना ये चिंता की बात करता है, ना भग्नाशा की बात करता है, ये सब मिलते जुलते हैं, ना ये प्रेरणा, बल्कि क्या होता है, ये सीखने का स्थानांतरण होता है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान, कौशल, विषय का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना हमारा सीखने का स्थानांतरण होता है। सीखने का स्थानांतरण इनमें 3 प्रकार का होता है। जैसे साथियों, एक सकारात्मक होता है। पहला क्या होता है हमारा? सकारात्मक होता है। दूसरा क्या होता है? नकारात्मक, जिसे ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक, जिसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक। और तीसरा क्या होता है? शून्य स्थानांतरण। तीसरा क्या होता है? शून्य स्थानांतरण। पहला क्या होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक, दूसरा इसे ऋणात्मक कहते हैं, तीसरा शून्य स्थानांतरण। तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना हमारा क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। कोई भी प्रत्यय, संप्रत्यय अगर बनते हैं तो एक प्रक्रिया क्या होती है? क्या वह विषम होती है, क्या अनियमित होती है, क्या सामायिक होती है कि संचयी होती है? तो प्रत्ययों के बनते रहना ये हमारा क्या होता है? संचयी होता है। क्या होता है? संचयी होता है। क्या होता है? संचयी। इसको देखते समझते हैं। प्रत्यय, कोई भी चीज को क्या होता है? अपने मस्तिष्क में उस चीज का एक संप्रत्यय बना लेना, उसको अवलोकन करके एक संप्रत्यय बना लेना। जब हम संप्रत्यय बनाएंगे तो वो प्रक्रिया क्या होती है? संचयी कहलाती है। उसका हम संचयन करते हैं, अपने मस्तिष्क में एक प्रकार से संचयन करते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा। क्या? संचयी। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है। व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? क्या आयोजन कहते हैं, क्या अनुवादन कहते हैं, क्या प्रबोधन कहते हैं, क्या उद्बोधन कहते हैं? तो साथियों, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जो व्यक्ति सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे हम उद्भवन कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपनी मस्तिष्क का, अपने जो चीज वो सोचता विचारता है उसका क्या करता है? आंशिक रूप से उस चीज को सोचता है, पूरी तरीके से उस पर ध्यान वो नहीं देता है साथियों। इसीलिए क्या करता है? उसमें उद्भवन की क्रिया शुरुआत हो जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया उद्भवन, यही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश डैश के बीच की संगति है। अधिगम की प्रक्रिया उद्दीपन और किसके डैश डैश के बीच की संगति। ऑप्शन ए दिया है पूर्व अनुभव, बी है व्यवहार, सी है अनुक्रिया, डी है पशु। तो अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और किसके बीच की प्रक्रिया है? ये क्या होता है आपका अनुक्रिया के बीच की है। क्या है? उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत आपको अच्छे से पता होगा, थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें क्या होता है, ये किस बीच की कड़ी है साथियों? अधिगम प्रक्रिया जो भी चलती है वो किससे चलती है? उद्दीपन होता है और क्या होती है उसकी अनुक्रिया जो होती है ये साथ साथ चलती है। हमारा सी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए दिया है बिने एवं साइमन द्वारा, बी है कैरोल एवं केटर द्वारा, सी है स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा और डी है वाटसन एवं रेनर द्वारा। तो साथियों इसमें क्या होता है, सृजनात्मकता का निवेश का अगर सिद्धांत की बात करें तो ये किसने दिया? आपका स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा दिया गया। साथियों इन्होंने इसमें 6 भागों में सृजनात्मकता को बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया था। किसने? स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट ने किसकी खोज की? सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत की खोज की थी लुबर्ट एवं स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? क्या अंतर्मुखी होता है, क्या बहिर्मुखी होता है, क्या उभयमुखी होता है, कि सामाजिक निर्भर होता है? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं? एकांत होते हैं, अकेला होते हैं, अपने में ही लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? हमारे अंतः व्यक्ति, इंट्रोवर्ट जिसे बोलते हैं, अंतर व्यक्ति या अंतर्मुखी जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्मुखी, जो स्वयं में लीन रहते हैं, एकांत रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाते हैं। और बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? जो बाहरी दुनिया जिसका सहयोग रहता है, बाहरी दुनिया में जो रहते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बहिर्मुखी। तो आत्म केंद्रित की बात करता है तो आत्म केंद्रित का अर्थ ही होता है स्वयं में लीन रहना, अर्थात अपने में ही लीन रहना। हमारा ए ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है दमन, ऑप्शन बी दिया प्रतिगमन, ऑप्शन सी दिया युक्ति यंत्र, ऑप्शन डी दिया प्रतिक्रिया निर्माण। तो अंगूर खट्टे हैं, जैसा कि आपने लोमड़ी वाली कहानी भी सुनी होगी, जब वो अंगूर को नहीं पाती तो बाद में क्या करते हैं? अंगूर खट्टे हैं। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति क्या होता है, अगर असफल होता है तो क्या करता है? अपने जो असफलता की क्रिया होती है उसको क्या करता है? घुमा फिरा कर बताता है, सही तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं करता। वो क्या होता है? किसी भी जो चीज होती है, जो अगर असफल हो रहा तो उसको क्या करेगा? घुमा फिरा के ऐसे वैसे करके उसको बताता है। वो हमारा युक्ति यंत्र अर्थात युक्तिकरण होता है। क्या कहलाता है? वो युक्तिकरण कहलाता है, युक्ति यंत्र। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या अभ्यस्तता कहलाता है, क्या अधिगम कहलाता है, क्या अस्थायी अधिगम कहलाता है, अभिप्रेरणा? तो साथियों ये क्या अप्रेरणा होगा नहीं आपका, अस्थायी अधिगम भी नहीं अधिगम, बल्कि ये क्या होता है? अभ्यस्तता कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर लगातार दिए जाने पर व्यवहार में जो परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन होता है उसे अभ्यस्तता कहते हैं। बार बार किसी भी चीज का क्या होता है? उसमें अभ्यास करना होता है। हमारा जो ए ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रोरसा स्याही धब्बा टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा मापन के हेतु किया जाता है? रोरसा स्याही धब्बा का परीक्षण हरमन रोरसा द्वारा, साथियों ये क्या होता है? मनोवैज्ञानिक हरमन रोरसा द्वारा 1921 में आता है, जिसमें क्या होता है साथियों? 10 कार्ड पर स्याही क्या होते हैं? इस पे अलग अलग तरीके से लगे होते हैं साथियों। तो ये क्या होता है? किस चीज का परीक्षण ये करता है? कितने कार्ड होते हैं साथियों? इस चीज को याद रखना, परीक्षा में ये पूछ सकता है कि हरमन रोसा का जो धब्बा टेस्ट था उसमें कितने कार्ड? 10 कार्ड थे, हरमन रोसा थे। और कब इन्होंने खोज की थी? 1921 में खोज की थी। और किस मापन संबंधित? ये क्या होता है साथियों? आपका ए ऑप्शन जो दिया व्यक्तित्व मापन से ये क्या होता है? संबंधित है। किसके मापन से? व्यक्तित्व मापन से। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड ने क्या नाम दिया है? एक 4-5 वर्ष के बालक में क्या होती है? अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता से क्या होता है? अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। इस बालक ने अपने व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन क्या नाम दिया फ्रायड ने?
ऑप्शन ए दिया है पराहम, ऑप्शन बी दिया है नार्सिज्म, ऑप्शन सी दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी दिया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होती है साथियों, जो मातृ पे अपने माता के प्रति, इसको दो ग्रंथि फ्रायड ने क्या बताया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रंथि की बात बताई है। तो एक बच्चा जो होता है वो क्या होता है, मातृ पृच्छ होता है, माता की तरफ आकर्षित होता है। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा कौन सा होता है साथियों, ओडिपस ग्रंथि, जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वहीं एक बच्ची जो होती है, बालिका जो होती है, अपने पिता के पितृ विरोधी या पितृपक्ष कहें तो क्या उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाई जाती। तो ये बच्चे की बात करता है, बालक की बात करता है, हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय। ऑप्शन ए दिया है विषय की सूक्ष्म अवधारणाओं को समझना, बी है सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना, सी है अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देना, डी है विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप में अभ्यास करना। तो साथियों सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, ये 5 से 6 मिनट तक होता है, 5 से 10 मिनट तक साथियों। और इसमें क्या होता है 6 से 10, 5 से 10 लगभग इसमें इस छात्र भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप से क्या होता है, कक्षा कक्ष में अभ्यास करना, हमारा यही क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण। और इसकी खोज आपको पता होगा D.W. एलन ने की थी, D.W. एलन ने की थी, D.W. एलन ने की थी साथियों 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न। परीक्षण निर्देशन ब्लूप्रिंट के अनुसार किसी परीक्षण की रचना करने से प्रायः किस चीज में वृद्धि होती है। परीक्षण क्या करता है साथियों, निर्देशन ब्लूप्रिंट के अनुसार किसी परीक्षण की रचना करने से प्रायः किस चीज में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए दिया है कॉन्स्ट्रक्ट वैधता, बी है विश्वसनीयता, सी है समवर्ती वैधता, और डी है सी, सॉरी साथियों यहाँ क्या, यहाँ सी होगा, ये क्या होगा, सी होगा, ये डी होगा। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्ट वैधता होगा कि विश्वसनीयता होगा कि समवर्ती होगा कि विषय वस्तु की वैधता। हमारा डी ऑप्शन जो दिया है विषय वस्तु की वैधता, यही क्या होगा, यही पे सही होगा। किसी विषय वस्तु विनिर्देश ब्लूप्रिंट के अनुसार जो होती है परीक्षण की रचना में प्रायः जब हम वृद्धि करते हैं किसी चीज में, उसमें क्या होती है, विषय वस्तु की वैधता। अगर उसमें विषय वस्तु को वैध होता है तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा, जो डी ऑप्शन दिया है क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए चयनित करता हुआ है। सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए चयनित करता हुआ क्या कहलाता है। ऑप्शन है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आत्म संकल्पना उससे मिलती जुलती हो, ऑप्शन बी है अपना बड़ा भाई या बहन, ऑप्शन सी है एक माता पिता या एक अध्यापक अथवा कोई प्राधिकारी, ऑप्शन डी है कोई अन्य व्यक्ति जिसका आचरण पूर्णता की ओर जाता लगता है। तो सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक अपने जीवन को निर्देश के लिए चयनित करता है, ऐसे में ऑप्शन क्या आपका सबसे सटीक उत्तर आपका ए जो दिया है साथियों, यही क्या होगा, सही होगा। क्या दिया, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी संकल्पना उससे अधिक मिलती जुलती हो, यही क्या करेगी, हमारे सामान्य प्रतिरूप को दर्शाएगी साथियों। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आत्म संकल्पना एक दूसरे से मिलती जुलती, हमारा ए ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याप्त नहीं है, सही है बात। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते हैं, क्या जरूरी अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते हैं। ऑप्शन सी है अध्यापन में यह भावना निहित होती कोई कुछ न कुछ सीखता ही है। ऑप्शन डी है अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक संबंध होता है। तो साथियों नहीं पूछा है, सबसे सटीक उत्तर हमारा बी वाला जो दिया है यही क्या होता है, इसमें सही होगा। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं, यही क्या होगा हमारा, पूछा नहीं तो यही क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, ऑप्शन ए दिया है प्रयोजनवादी तथा यथार्थवादी मूल्यों के संतोषजनक स्रोत के रूप में अलौकिकवाद या अद्वैतवाद को अस्वीकृत करते हैं। ऑप्शन बी है यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों मूल्यों का आधार मानव अनुभव होता है। ऑप्शन सी है प्रयोजनवादी तथा आदर्शवादी दोनों के मूल्यों का स्रोत व्यक्तित्व के बाहर स्थित है। ऑप्शन डी है आदर्शवादी यथार्थवादी दोनों के मूल्यों का व्युत्पत्ति अंतर्ज्ञान तर्कड़ा से होती है। तो जहां तक मूल्यों का प्रश्न होता है साथियों, तो ये सब चीजें सही है कुछ उत्तर, लेकिन सबसे सटीक अगर उत्तर की बात करते हैं तो जिसमें आपका देखिए सब समाहित
प्रयोजनवादी तथा यथार्थवादी मूल्यों के संतोषजनक स्रोत के रूप में होते हैं। अलौकिकवाद या अद्वैतिकवाद को क्या करते हैं, अस्वीकृत करते हैं। तो मूल्यों की बात जहां करता है वहीं हमारा ऑप्शन ए जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह चिंतन क्या कहलाता है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ एकल समाधान पर पहुंचता है। वह चिंतन क्या कहलाता है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ एकल समाधान पहुंचता है, उसे क्या, कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन, उद्धव चिंतन, विचारावेश चिंतन कि अपसारी चिंतन। तो इसमें क्या कहता है साथियों, कौन सा चिंतन होता है जिसमें क्या करता है, बच्चा मुक्त केंद्र मानकर यहीं पर क्या होता है, पूरी उसकी चारों तरफ से यही केंद्र में लाकर वो कोई भी चीज को सोचता है, वो कौन सा चिंतन आपका कहलाएगा। तो क्या कर रहा है, सभी जगह से मुख्य बिंदु पर मिलना, जैसे कोई भी चीज होता है सभी जगह आकर मुख्य बिंदु पर यहाँ मिल रहे हैं, तो ये कौन सा चिंतन होगा, क्या अभिसारी होगा, क्या उद्धव होगा, क्या विचारा, क्या अपसारी। तो ये क्या होता है साथियों, अभिसारी चिंतन कहलाता है, जिसे हम क्या एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा, यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विकास अनिवार्यतः क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक कौशलों के विकास से जुड़ा है, बी है सामाजिक व्यवस्था के अपेक्षाओं के साथ अनुसारिता की मामला है, सी है सामाजिक सुरक्षा और सविकरण की प्राप्ति का मामला है, डी है सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन से संबंधित होता है। तो एक सामाजिक विकास में अनिवार्यता यही सही साथियों, हमारा डी ऑप्शन जो दिया है, अगर कहें तो सबसे सटीक उत्तर हमारा यही होगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन के क्या होते हैं, उससे समाकलन जो भी उद्देश्य उसके होते हैं वो संबंधित उससे होते हैं। हमारा डी ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येताओं का एक निश्चित अनुपात होता है क्या कहलाता है। एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येताओं का एक निश्चित अनुपात होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है निरपेक्ष श्रेणीकरण, बी है प्रत्यक्ष श्रेणीकरण, सी है अप्रत्यक्ष श्रेणीकरण और डी है सापेक्ष श्रेणीकरण। तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, ये हमारा ऑप्शन जो डी दिया है उसे हम सापेक्ष श्रेणीकरण कहते हैं। एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येताओं का एक निश्चित अनुपात होता है उसे हम सापेक्ष श्रेणीकरण कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एडीएचडी संकेताक्षर का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप उसका पूछा है, तो इसका पूरा नाम देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है अटेंशन डेफिसिट हाइपरवेटलिंग डिसऑर्डर, बी है अटेटिव डिजाइन हैंड डिसऑर्डर, सी है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और डी है ऑल डाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें सही सबसे सटीक उत्तर हमारा सी जो दिया है यही क्या होगा साथियों, सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एडीएचडी में हमारी क्या होती है, 21 प्रकार की जो दिव्यांग अक्षमताएं रखी, बीमारियां रखी गई हैं, 21 प्रकार की इसमें बीमारियां जो रखी गई हैं उसको क्या होगा, ऑप्शन अगर पूरा नाम पूछे तो अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो सी ऑप्शन दिया है ये क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ रूप में क्या करता है साथियों, वर्णित करता है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता यह निर्धारित करता है कि हम कहां तक जाएंगे, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जा सकते एक मूलभूत निर्धारक है, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता यह बताने के लिए हम किस सीमा तक जाएंगे एक मूलभूत निर्धारक है, ऑप्शन डी आनुवंशिकता यह निर्धारित करता है हम कहां तक जा सकते हैं। तो सब आनुवंशिकता क्या करता है साथियों, अगर हम कहें तो ये क्या होता है, आनुवंशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं एक मूलभूत निर्धारक होता है, शामिल मूलभूत निर्धारक के रूप में इसमें सम्मिलित होता है। हमारा बी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है साथियों, दिया ऑप्शन ए दिया है वह भूमिका जो सीखी गई सामग्री लक्ष्यों की प्राप्ति में अदा करती है, ऑप्शन बी है अधिगम प्रक्रिया की समग्रता, सी है अधिगम और स्थिति की समग्रता, डी है व्यवहार की सदस्यता। तो अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत
का मुख्य बल निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो साथियों हमारा सी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा, अधिगम अवस्थिति की समग्रता, यही क्या होता है, इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो अजमेर क्षेत्र का सिद्धांत आपको अधिगम के क्षेत्र का सिद्धांत क्या कहते, कर्ट लेविन द्वारा दिया गया। अधिगम अवस्थिति की समग्रता क्या होती है, इस चीज में शामिल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अधिगम निःशक्तता उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण? ऑप्शन ए दिया है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विचार, बी है मानसिक मंदन, सी है पठन वैफल्य और डी है ADHD। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं साथियों, क्या ये होगा? ये नहीं होगा साथियों, मानसिक मंदन, क्योंकि विशिष्ट अधिगम निःशक्तता की बात करता है। तो हमारा पठन वैकल्य, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता बीमारी के अंतर्गत आता है। कौन सा? हमारा पठन वैफल्य, जिसे हम कहते हैं सी ऑप्शन जो हमारा दिया, डिसलेक्सिया भी इसे कहते हैं। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परामर्श प्रक्रिया के निम्नलिखित अवस्थाओं को उस अनुक्रम में रखें जिनमें इनका पालन किया जा सकता है। इसको एक अनुक्रम में दर्शाना है। तो देखते हैं साथियों, ऑप्शन ए दिया है परानुभूति समझ स्थापित करना, बी है समापन तथा अनुवर्ती कार्यवाही, सी है आरंभिक प्रक्रिया और डी है अंतक्षेप का कार्यनीति। तो पहले आपका पहले कौन सा आएगा? तो दिया साथियों पहला मान लीजिए यही रहेगा। फिर कौन सा दिया है? दूसरे स्थान पर हमारा ये वाला आएगा। फिर कौन सा दिया आपका? तीसरे स्थान पर आपका ये वाला आएगा। तीसरे स्थान पर ये वाला आएगा और ये दूसरे स्थान, चौथे स्थान लास्ट आएगा। तो साथियों 1 3 4 2 हमारा सी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा, इसमें सही होगा, क्योंकि इसका जो क्रम होता है ऐसे ही चलता है। पहले क्या आता है, प्रांतिक समझ आती है, फिर क्या आता है साथियों हमारी जो दी रहती है मतलब अंतक्षेप कार्यनीतियां, फिर आरंभिक परिचय, फिर समापन था अनुवर्ती। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रयोजनवाद की घोतक होगी? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रयोजनवाद की घोतक साबित होगी? साथियों ऑप्शन ये है खेल का उद्देश्य कार्य करने की योग्यता में सुधार लाना। ऑप्शन बी है कोई संस्था इतनी पुनीत नहीं हो सकती जिसका विवेचित विश्लेषण अनिवार्य न हो, सी है अच्छाई का विलोम बुराई होता है और डी है जो एक व्यक्ति के लिए श्रेय है वही अंतर्निहित रूप से। निम्नलिखित कौन सी स्थिति प्रयोजनवाद की बात करता है? साथियों तुम्हारा जो बी ऑप्शन दिया है सबसे सटीक उत्तर कहें तो कोई संस्था इतनी पुनीत नहीं हो सकती जिसका विचेतित विश्लेषण अनिवार्य न हो, यही क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यवेक्षण का मूल्य उद्देश्य है। पर्यवेक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा अधिक प्रभावित रूप से सीखने में उनकी सहायता करना, बी है उनकी अध्यापन तकनीक को सुधारने में अध्यापन की सहायता करना, सी है बच्चों के प्रति अध्यापक की समझ को सुधारने में उनकी सहायता करना और डी है बच्चों के साथ बर्ताव करने में अध्यापक को कुशल बनाने में उनकी सहायता करना। तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? ये बच्चों द्वारा अधिक प्रभावित रूप से सीखने में उनकी सहायता करना, यही क्या होता है, एक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, मूल्य होता है। साथ ही हमारा ए ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है, वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है, ऑप्शन ए है उनका विचार है कि बुद्धि लब्धि जन्मजात होती है और स्थिर भी, बी है प्रयोगीकरण की वैज्ञानिक विधि को अस्वीकार कर देते हैं, सी है दावा करते हैं संपूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता संभव है और डी है दावा करते हैं ज्ञान अंतरिम या अस्थायी तथा सत्यापेक्ष होता है। तो वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन अगर प्रयोजनवाद की बात ये करता है, डी ऑप्शन से होगा, दावा करते हैं कि ज्ञान उनका अंतरिम या अस्थायी तथा सत्य आपेक्ष होता है। हमारा डी ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। आगे देखते हैं, निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा से क्या अभिप्राय है? निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा से क्या अभिप्राय? ऑप्शन ए है आंशिक शिक्षा विशेष विद्यालयों में, तत्पश्चात शिक्षा सामान्य विद्यालयों में, बी है बच्चों की योग्यता के अनुसार निःशक्त विद्यालयों को बच्चों को दाखिल करना, सी है आरंभ से उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना और डी देख लेते हैं साथियों, डी ऑप्शन आपका है विशेष बच्चों का अध्यापन विशेष अध्यापक ही करते हैं। तो इसमें अगर हम निःशक्त बच्चों की शिक्षा की विद्यालय शिक्षा की बात, समय की शिक्षा की बात करते हैं, हमारा ए ऑप्शन जो यही सही होगा, क्योंकि साथियों इसमें आंशिक शिक्षा जो विशेष विद्यालय में, तत्पश्चात शिक्षा जो होती है उसके बाद सामान्य विद्यालयों में देनी चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, हाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? ऑप्शन ए है खेल विधि,
बी है समीकरण विधि, सी है प्रदर्शन विधि, डी है संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि प्राइमरी कक्षा के लिए सब नहीं बल्कि क्या होंगी, खेल विधि हमारा क्या होता है, एक प्राथमिक कक्षा के गणित सिखाने में उपयोगी। और आपको पता होगा फ्रॉवेल और मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल और मारिया मॉन्टेसरी दोनों ने क्या हुआ, बच्चों को सिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है, खेल विधि का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या होगा, प्राथमिक कक्षा अगर अंकगणित पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसमें सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी, खेल के द्वारा उनको सिखाया जाए, खेल विधि आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ है। सत्य असत्य परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए है इसका उच्च नैदानिक मूल्य, बी है इसमें संशुद्धि के माध्यम अनुमान का विश्लेषण, सी है इसका व्यापक प्रदर्शन, डी है इसके मदों की वैधता। तो सत्य असत्य परीक्षण का अगर हम बात करें साथियों, इसमें क्या होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, ऑप्शन सी हमारा दिया है, जो इसका व्यापक प्रदर्शन जो होता है यही क्या होता है, इसमें सम्मिलित होता है। हमारा जो सी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक मंदता के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक मंदता के बारे में सत्य है साथियों? ऑप्शन ए है लगभग सभी प्रकार की शारीरिक चोट और मानसिक आघात मानसिक मंदता कारण बनता है, बी है मानसिक रूप से मंद बच्चों के माता पिता भी सामान्यतः मानसिक मंदता से पीड़ित होते हैं, सी है चिरकालिक संक्रमण तथा रोगों से पीड़ित मां के बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है, और डी है अत्यंत गरीब परिवार के बच्चे आवश्यक रूप से मानसिक मंदता का शिकार होते हैं। तो ये सब सही नहीं होंगे साथियों। अगर मानसिक मंदता के बारे में सत्य कथन कहे तो हमारा कोई भी चीज मतलब बहुत पुरानी चोट, चिरकालिक संक्रमण था, रोगों अगर माँ क्या कर रही है, जैसे माँ कोई अगर दवा खा रही है, मान लीजिए किसी चीज की दवा खा रही है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। कोई नशा पत्ती कोई कर रहा है तो उस पर उसका भी प्रभाव क्या होगा, बच्चे पर पड़ेगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है जब भी कक्षा बेचैन या कोलाहलपूर्ण लगे तो उसे शांत करना, बी है अधिगम अनुभव के कुछ पक्षों को स्पष्टीकरण देना, सी है शाब्दिक उपागम के अति एकांतरित प्रयोग की बजाय विविधता को देखना, डी है वास्तविक अधिगम अनुभव में सार्थक विद्यार्थी सहभागिता का अवसर देना। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का सबसे सटीक उत्तर अगर हम कहें तो वो क्या करता है, बच्चों के अधिगम अनुभव के कुछ पक्षों को क्या करता है, स्पष्ट करता है। उनके अधिगम अनुभव में जो पक्ष होते हैं उसको क्या करता है, स्पष्ट करता है। और उनको सीखने सिखाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, मुख्य रूप से उद्देश्य उनका जिम्मेदार होता है। उसके द्वारा क्या होता है, बच्चे आसानी से कोई भी चीज करते हैं और उनमें रुचिपूर्ण अधिगम भी होता है साथियों, और रोचकता बनी रहती है। हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। तो ये थे साथियों हमारे 40 प्रश्न। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप पहले सर्वप्रथम हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें साथियों, फिर क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथियों एकदम शेयर आप लोग जम के करें, ठीक है, शेयर करना ना भूलें साथियों। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।